हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2020 की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है और जो लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की वो है 31 जनवरी। बट जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अब लास्ट डेट तक बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि आखिरी दिनों में जो एसएससी की वेबसाइट है वो कई बार ओपन नहीं होती। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए रजिस्टर कर लें अगर आप इंटरेस्टेड है इस बार का पेपर देने के लिए, अगर एलिजिबल है। और जिसका टेंटेटिव टीयर 1 की एग्जाम डेट है वो 29 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कि सबसे पहले हम इस पूरे वीक में आपके साथ मेमोरी बेस्ड पेपर सबसे पहले डिस्कस कर ले 2019 का टीयर 1 का, और उसके बाद हम धीरे धीरे के करके कंसेप्ट को भी कवर करेंगे। क्योंकि देखिए एक आइडिया लग जाना बहुत जरूरी है कि कैसा पेपर पिछले साल आया था, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको मेनली कवर करना होता है। इससे पहले देखिए जनरल अवेयरनेस के पूरे 25 क्वेश्चंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे आप जरूर देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे पिछले साल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के जो 25 क्वेश्चंस आए थे उन्हें। ठीक है, अब आप ध्यान से आप देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं और लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है उनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो आप सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी सारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस का अपडेट भी लगातार मिलता रहे। सो जैसा आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक्टिव पैसिव पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस गिवन है उसको आपको बताना है उसकी पैसिव फॉर्म इनमें से क्या होगी, इन चार ऑप्शंस में से। जो हमें गिवन है वो द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। सो जो मैनेजर है उसने जो काम है उसको पेंडिंग रखा हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं किया। सो द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए यहाँ पे अब जो पहला हमें गिवन है ऑप्शन में, द वर्क वाज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, तो देखिए यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है पहले ऑप्शन में हमें यहाँ, जबकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सेंटेंस के अंदर वो है प्रेजेंट टेंस के अंदर कि द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है पहला आंसर भी गलत हो जाएगा, आर बीइंग केप्ट भी नहीं हो सकता, हैज बीन केप्ट भी नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट टेंस में गिवन है कि जो द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। सो द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। तो इसमें देखिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप टेंस को देख लिया करें कि किस टेंस के अंदर आपको स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्टिव को पैसिव में या इसका वाइस वर्सा पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वो आपको यहाँ पे बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो पहला क्वेश्चन जो था वो एक्टिव पैसिव वॉइस पर बेस्ड था, दूसरा क्वेश्चन है साइनोनिम। ठीक है, ऐसे एंटोनिम के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको ये ओवरऑल जो है साइनोनिम एंटोनिम्स काफी सारे इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, खासकर जो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी देख लें, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें भी एक बार आप जरूर गो थ्रू करें। जैसे भी क्वेश्चन है यहाँ पे ओब्लिगेटरी। ठीक है, तो ओब्लिगेटरी का आपको यहाँ पे बताना है साइनोनिम। देखिए अब चार ऑप्शन है एग्रेसिव। अब देखिए एग्रेसिव का मतलब होता है कोई चीज को अगर आप बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, बहुत ही ज्यादा अगर आप अपना पूरा अगर कोशिश करके किसी काम को करते हैं तो हम उसे कहते हैं एग्रेसिवली। ठीक है ना। मैंडेटरी होता है कोई चीज को अगर आप जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत सारे आपको कॉलम्स जो है या रोज जो है मैंडेटरी करा होता है, यानी 100% उसे आपको फिल करना होता है। ठीक है ना, तो मैंडेटरी का मतलब होता है कोई चीज आपको करनी ही करनी है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। एग्रेसिव का मतलब है किसी काम को करने की अगर आपका जो तरीका है वो काफ़ी तेज़ है, आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, तो उसके लिए एग्रेसिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यूजलेस का मतलब होता है कोई किसी का जिस चीज़ का काम नहीं है कोई। ठीक है ना, कोई चीज़ अगर काम की नहीं है तो उसे यूजलेस कह देते हैं। रेकलेस होता है कोई पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफ़ी खराब तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो उसे रेकलेस कह देते हैं कि रेकलेसली ही ड्राइव रेकलेसली, यानी वो बहुत ही खराब तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये चार वर्ड्स है। तो ऑब्लिगेटरी का बेसिकली मतलब होता है, हमें यहाँ पे साइनोनिम बता रहे हैं, तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी। कोई चीज़ आपको 100% करनी ही करनी है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बता रहा था जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं कोई भी, तो आपको बहुत सारे ऐसे रोज दिखाई देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नाम का कॉलम होता है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको डेफिनेटली आपको नाम फिल करना ही करना होता है, आपकी एज, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो ऑब्लिगेटरी का भी मतलब क्या होता है, मैंडेटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अगर आपको लगता है कि कोई भी सब्सटीट्यूशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमें यहाँ पे सेंटेंस में गिवन है, जो अंडरलाइन वर्ड एग्री विद द प्रोपोजल अगर ठीक है यहाँ पे ग्रामेटिकली, तो हम क्या आंसर मार्क करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड।
तो क्वेश्चन जो है, जो स्टेटमेंट है वो है द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल, जो डायरेक्टर है वो एग्री करेंगे प्रपोजल के साथ इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। अगर हम जो हमारी डिमांड्स है अगर वो बजट को एक्सीड नहीं कर रही, ठीक है ना, जो हमने प्रपोजल रखा है उसकी अगर जो उसके लिए बजट रिक्वायर्ड है, अगर वो अगर मतलब बेसिकली उसमें खर्चा आना है अगर वो बजट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करे तो डेफिनेटली डायरेक्टर जो है हमारे प्रपोजल को एग्री करेंगे, यानी उसको मान जाएंगे। तो यहाँ बेसिकली कहा गया सो द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल। अब देखिए एग्री विद द प्रपोजल, अब ऑप्शंस देख लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या है। नो इंप्रूवमेंट तो भी हम देखते हैं। दूसरा एग्री ऑन अ प्रपोजल, तो आप देखिए किसी भी प्रपोजल पर एग्री ऑन अ प्रपोजल तो देखिए बिल्कुल ही गलत है। एग्री एग्रीड बाय द प्रपोजल ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। द डायरेक्टर विल एग्रीड बाय द प्रपोजल, तो ऑब्वियसली बात है आपको देखिए दो चीज देखनी होती है, एक तो यहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा, एक तो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली भी चेक करना होता है, ठीक है। सो जो चौथा ऑप्शन में गिवन है द डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल, तो ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि जो डायरेक्टर है वो प्रपोजल के साथ एग्री तभी करेंगे कि जो उसमें देखिए खर्च आना है अगर वो बजट को एक्सीड नहीं करता, ठीक है ना। इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट, तो जो बजट स्पेसिफाइड अगर वो उसको एक्सीड नहीं करता तो डायरेक्टर डेफिनेटली हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल, एग्री विद द प्रपोजल नहीं, एग्री टू द प्रपोजल होना चाहिए, ठीक है ना, हमारे प्रपोजल के साथ एग्री करेंगे, ठीक है ना। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ही ग्रामेटिकली गलत है, एग्रीड बाय द प्रपोजल, ठीक है ना, एग्रीड नहीं होना चाहिए था, विल के साथ एग्रीड तो हो ही नहीं सकता। एग्री ऑन अ प्रपोजल में सकता है, एग्री टू द प्रपोजल, ठीक है। चौथा क्वेश्चन अगर बात करें, आपको यहाँ पे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो देखिए कहा गया कि वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। यहाँ पे अब काफी सारे बॉयज में से सेलेक्ट किसे किया, सिर्फ एक बॉय को किया कि वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड। तो देखिए जब हम सिर्फ एक बॉय की बात करें, ये बट ये ग्रुप तो काफी सारे बॉयज का, लेकिन उनमें से सेलेक्ट सिर्फ एक को किया, तो ऑब्वियसली बात है जब किसी एक ही स्टूडेंट को सेलेक्ट किया तो उसके लिए हम प्रेजेंट जो है सिंगुलर यूज करते हैं ना कि प्लूरल। तो यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था। हैज बीन जो है यहाँ पे हैज बीन सेलेक्टेड आना चाहिए था। तो किस पार्ट में एरर है, सेकंड वाले में, ये जो हैव बीन सेलेक्टेड है। जो मैंने आपको रीजन बताया, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बॉय की बात हो रही है कि अब ओवरऑल तो ग्रुप काफी सारे बॉयज का, लेकिन उनसे सिलेक्ट सिर्फ एक बॉय को किया है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के, तो वैसे बात है यहाँ पे भी सिंगुलर आना चाहिए, हैज बीन सेलेक्टेड, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज बीन सेलेक्टेड। आगे बात करते हैं, ये देखिए पैरा जंबल पर बेस्ड है, आपको यहाँ पे बताना है गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस, आपको बताना सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो आपको इन्हें चारों सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए इसमें आप मेरे को बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए जो ए से जो ए है वो हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी पैराग्राफ हाउएवर से स्टार्ट नहीं होता। तो ए से तो देखिए अगर कोई ऑप्शन अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा, दो ऑप्शन जो है फर्स्ट और थर्ड उसमें सी से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड और फोर्थ में बी से, तो हम इसी से ही चेक कर लेते हैं। अब देखो बी जो है हमारा सेंटेंस जो गिवन है इसमें दिस चेंज, अब देखो दिस चेंज यानी किस चेंज की बात कर रहे हैं, अभी तक वो तो हमें यहाँ पे बताया नहीं गया। अब दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, तो कौन सा चेंज है जिसे हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है बी भी जो है बी से भी हम इस पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी सीधा हमारा सेकंड और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है, सेकंड और फोर्थ। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है। अब सी से देखते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो ठीक है, देखिए बिल्कुल सही बात है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बेसिकली क्या रेफर करते हैं, वहां पर रहने वाले नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, ठीक है। फिर अब ए जो है हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का सीधा हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज अनदर। अब देखिए हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। फिर पहला जो तरीका है वो डी ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, लेकिन उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा है हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर। तो हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं सी से, उसके बाद क्या आना चाहिए, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे पहला वाला अगर हम ऑप्शन को देखें तो सी के बाद गिवन है बी, हाउएवर दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, उसका पहला है तो यानी बी के बाद डी आना चाहिए, तो बी के बाद डी जो है यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि जब हम बात करें कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, तो वैसे इसका दो जो चेंजेस है वो इसके जस्ट बाद आना चाहिए, यानी डी वाला जो पार्ट है, पहला एब्सोल्यूट नंबर और दूसरा परसेंटेज चेंज। जबकि थर्ड वाले ऑप्शन में हमें बी के बाद जो है बी का खत्म कर दिया इन्होंने पैराग्राफ को कि दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी ऑब्वियस सी बात है, पैराग्राफ इसके आगे जो दो चेंजेस हैं उन्हें भी तो डिफाइन किया गया, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो मैं पूरा पैराग्राफ रीड आउट कर देता हूँ। तो स्टार्ट हो रहा है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है बेसिकली क्या रेफर करता है, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स को किसी भी कंट्री के, ठीक है। दिस चेंज जो है, चेंज इन पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, पहला है एब्सोल्यूट नंबर और दूसरा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, और फिर आखिरी में जो है वो है हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर। तो ये है बेसिकली इसका करेक्ट ऑर्डर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, ये है फिल इन द ब्लैंक पर बेस्ड। सो फिल इन द ब्लैंक with the most appropriate word. तो यह है we must dash help to the homeless and physically disabled people. तो वैसी बात है, इसका यहाँ पे यही ऐसा वर्ड आना चाहिए, इसका मतलब हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो कि होमलेस है, यानी जिनके पास अपना कोई घर नहीं है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वी मस्ट एक्सर्ट। देखिए एक्सर्ट का मतलब होता है आप किसी चीज़ पे प्रेशर लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो तो नहीं होना चाहिए। वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट हेल्प। अब यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट, देखिए कंट्रीब्यूट आप क्या करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल चार लोग मिलके हम जब कहते हैं ना कॉन्ट्री करना, कोई आप पार्टी दे रहे हैं तो मतलब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है कि वी मस्ट डैश हेल्प, वी मस्ट डोनेट हेल्प। तो देखिए डोनेट हेल्प यहाँ पे ग्रामेटिकली फिट नहीं हो रहा, वी मस्ट डोनेट हेल्प, वी मस्ट रेंडर हेल्प, मतलब हमें अपने तरफ से जो है हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए उन लोगों को जो कि होमलेस है और फिजिकली डिसेबल्ड है। तो वी मस्ट रेंडर हेल्प, ठीक है ना। डोनेट तो देखिए ओवरऑल इस अगर हम लाइन का मतलब देखें तो यही है कि हमने डोनेट किया है पैसा, ठीक है ना, हमने उन लोगों को पैसा डोनेट किया जो कि होमलेस है और फिजिकली डिसेबल्ड है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं, उन लोग की हेल्प कर रहे हैं, सो वी मस्ट रेंडर हेल्प, ठीक है ना। एक्सर्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि जब आप किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हो हम कहते हैं ना एक्सर्ट करना प्रेशर। तो ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 to 11, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन क्लोज टेस्ट की फॉर्म में, यानी आपको यहाँ पे पूरा एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा और आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले ब्लैंक पे इनमें से एक एक करके क्या ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें कम्युनिकेशन की, ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान से समझ लेना। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आना चाहिए, अब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो इंपॉर्टेंट का साइनोनिम और क्या हो सकता है, बेटर नहीं हो सकता, टोटल नहीं हो सकता, वाइटल। वाइटल बिल्कुल ठीक है, तो वाइटल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। फिर कहा गया इट कैन बी लर्न बाय अ डैश एफर्ट्स। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का तो क्लियर हो गया ना कि कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, इट कैन बी लर्न बाय अ डैश एफर्ट्स। इंपॉर्टेंट एफर्ट्स, कॉन्ट्राडिक्टरी एफर्ट्स, कॉन्शियस एफर्ट्स या अनक्लियर। देखिए अनक्लियर तो नहीं हो सकते, अनक्लियर होता है जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हम कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं बाय डैश एफर्ट्स, यानी अगर हम लगातार इस पर मेहनत करते हैं, ठीक है ना, अगर हम अपना 100% देते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में तो हम डेफिनेटली इसको अचीव कर सकते हैं। सो इट कैन बी लर्न बाय एक तरीके से 100% एफर्ट्स। यूजलेस नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है जब आप कह कुछ रहे हैं और एक्चुअल में हो कुछ है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, अब दो ऑप्शंस और हैं, एक इम्पोर्टेंट एक कॉन्शियस। तो मेरे को बताएं क्या हुआ। सो तो वैसे बात, इट कैन बी लर्न बाय कॉन्शियस एफर्ट्स, मैं आपको बता रहा था। यानी अगर हम सीरियसली उस चीज़ को ले रहे हैं, अगर हम सीरियसली ले रहे हैं तो ही हम इस स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन।